फिर से एक दफ़ा स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप बाजू उठाएं और उसमें शदीद कंधे का दर्द निकल आए या आपका बाजू इस लेवल से ऊपर ना जा रहा हो, ख़ासतौर पे जैसे कमीज़ वगैरह डालने के लिए, तो ये टॉक आपके लिए है। इसको एंड तक देखिएगा, इससे आपको नहायत काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है फ्रोज़न शोल्डर। मेडिकल इस्तिलाह में इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। अमूमन इस बीमारी के मरीज़ मेरे पास ये अलामत लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हम इस करवट, जैसे अगर दाईं साइड पे है तो दाईं करवट सो नहीं सकते हैं, हम अपना बाजू इस लेवल से ऊपर नहीं उठा सकते हैं, या जब हम कमीज़ डालते हैं तो हमें शदीद तरीन दर्द होता है, या अगर हम ऊंची किसी कैबिनेट से कोई सामान निकालना चाहें तो ये हमारे लिए एक अजियतनाक मरला बन जाता है। ये सारी अलामात फ्रोज़न शोल्डर की हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रोज़न शोल्डर एक न्यूरोलॉजिस्ट के ऑफिस में क्यों दिखाने के लिए आते हैं। इस वजह से आते हैं क्योंकि बाजू का दर्द ये मशहूर है कि अक्सर मोहरों की तकलीफ़ की वजह से होता है, यानी कि गर्दन के मोहरों में नस दबने से बाजू में दर्द जाता है। तो बहुत से लोगों का यही ख्याल होता है कि अगर हमारा बाजू में दर्द हो रहा है तो ये गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ हमें निकल आई है और हमें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जाके। न्यूरोलॉजिस्ट को मरीज़ की बात सुन के जल्दी ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ नहीं बल्कि फ्रोज़न शोल्डर है। एक तो इस तरह के मोहरों का दर्द हाथ तक अमूमन नीचे तक जाता है। फ्रोज़न शोल्डर कंधा या बाजू के बीच के हिस्से तक आता है अमूमन दर्द। दूसरी बात यह कि मोहरों की तकलीफ़ में क्योंकि नस दबी होती है तो उससे उंगलियों का सुनपन होता है, जबकि फ्रोज़न शोल्डर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मरीज़ को एक ही वक्त में दोनों बीमारियां हों, कि गर्दन के मोहरों का दर्द निकला हो 3 4 5 महीने पहले और उसकी वजह से उसने बाजू को कम हिलाना शुरू कर दिया हो, यानी एक जगह रखना शुरू कर दिया और उसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो गया हो, यानी कंधा जाम हो गया हो, एक लेवल से ऊपर ना जा रहा हो। इसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर अमूमन 50 और 60 की दहाई में होता है, यानी इस उम्र के मरीज़ों को होता है। ज़्यादातर शुगर और थायराइड के, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को ज़्यादा होता है, या फिर अगर किसी की पिछले अरसे में कंधे की सर्जरी हुई हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से वो कंधा ना हिला रहे हो, उन लोगों में भी फ्रोज़न शोल्डर ज़्यादा देखने में आता है। फ्रोज़न शोल्डर, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर गर्दन के मोहरों में नस दबी हो और उससे बाजू में दर्द जा रहा हो, ख़ास तौर पे अगर C5 नस जिससे हम ये मूवमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से भी मरीज़ अपना बाजू कम हिलाना शुरू कर देते हैं कमज़ोरी की वजह से, और उससे भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, ख़ासकर अगर उनको पहले से शुगर का आर्जा भी हो तो। मुआयने पे जब मरीज़ को हम देखते हैं तो एक ही मूवमेंट, यानी इस तरह बाजू ऊपर करने से इतना शदीद दर्द होता है कंधे में कि मरीज़ के कराने से फ़ौरन डॉक्टर साहब के जहन में ये आ जाता है कि ये फ्रोज़न शोल्डर है, और उनके जहन से जो गर्दन के मोहरों की तकलीफ़ का डायग्नोसिस है वो ज़रा सा पीछे चला जाता है। फिर उसके बाद मुआयने पे आमतौर पे फ्रोज़न शोल्डर में कोई वीकनेस नहीं होती है। अगर कोई वीकनेस भी साथ साथ शामिल हो तो ये मुमकिन है कि गर्दन के मोहरों की भी तकलीफ़ साथ साथ ही इन मरीज़ को हो। उसके अलावा मुआयना बाकी नॉर्मल होता है फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट के अंदर। अमूमन कोई ख़ास टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर हम कोई कंधे का एक्सरे वगैरह कराएं भी तो उसका मकसद यही होता है कि हम और यानी दीगर जो जोड़ के या हड्डी के अमराज हैं उनको हम साइड पे करना चाहते हैं, यानी रूल आउट करना चाहते हैं उनको, या MRI कराएं तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि फ्रोज़न शोल्डर की कुछ मखसूस तब्दीलियाँ नज़र आएँ, लेकिन आम तौर पे MRI इस मसले के लिए नहीं कराया जाता। कोई खून के टेस्ट नहीं कराने की ज़रूरत पड़ती है, सिवाय ये कि आप शुगर अगर शक करें कि इन मरीज़ को है तो उनकी शुगर हम टेस्ट करते हैं, और अगर शुगर ज़्यादा हो तो शुगर कंट्रोल करने के लिए या तो दवाएं देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हो तो मुमकिन है इंसुलिन वगैरह की उनको ज़रूरत पड़ जाए। उसके बाद जो इलाज होता है ऐसे पेशेंट का, वो आम तौर पे सोजिश कम करने की दवाओं से होता है। उसमें डॉक्टर साहब को ये ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि ऐसी मेडिसिन न दें कि उससे उनके गुर्दे डैमेज हों, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के गुर्दे पहले से नाजुक होते हैं। उन सोजिश कम करने और दर्द कम करने की दवाओं के अलावा फ़िज़ियोथेरेपी बताई जाती है। वो फ़िज़ियोथेरेपी मैं आसान तरीके से बताता हूँ। मैं आमतौर पे 50 दफ़ा उनको बाजू इस तरह आगे की साइड पे ऊपर करने का कहता हूँ, 50 दफ़ा साइड पे इस तरह ऊपर, और पहले से ज़्यादा उसको ज़रा आगे पुश करने का, क्योंकि ये फ्रोज़न है, जमा हुआ है तो उसको हमने खोलना है। इसी तरह पीछे की तरफ इस तरह 1 2 3 इस तरह 50 तक करने को कहता हूँ, और 50 दफ़ा इस तरह एक इमेजिनरी यानी जहन में बना के एक इस तरह का गोल दायरा बनाने को कहता हूँ। ये 4 एक्सरसाइज, एक आगे, एक साइड पे, एक पीछे, और इस तरह का एक गोल दायरा, जिससे भी कंधा यानी मोंढा खुलने के चांसेस हों, फ्रोज़न शोल्डर ख़त्म होने के चांसेस हों। तो ये पहली लाइन ट्रीटमेंट की होती है फ्रोज़न शोल्डर के मरीज़ों की। अगर इससे फ़ायदा हो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादातर मरीज़ों को हो जाता है इससे फ़ायदा। अगर इससे फ़ायदा ना हो तो फिर जो अगली ट्रीटमेंट की लाइन होती है वो लोकल, यानी कंधे के जोड़ में स्टीरॉयड का इंजेक्शन होता है।
ज़्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट ये ट्रीटमेंट करने के माहिर नहीं होते हैं। अमूमन इसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ता है और ऑर्थोपेडिक सर्जन ये इंजेक्शन लगाने के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि पहले स्टेप में भी फिजियोथेरेपी आप खुद करने के बजाय किसी माहिर फिजियोथेरेपिस्ट से भी करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप में इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी के बाद भी अगर पेशेंट के जो फ्रोज़न शोल्डर है वो खुला ना हो, तो फिर जो तीसरा स्टेप होता है वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन इस तरह के बेहोश करके मरीज़ को, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मैं तो मरीज़ों को इसी तरह बताता हूँ कि वो थोड़ी अपनी पहलवानी दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर उसमें वो ज़ोर आजमाई करके कंधे के जो फ्रोज़न शोल्डर है उसको खोलने की कोशिश करते हैं, या फिर सर्जरी के ज़रिए से इसको जो है ना वो खोला जाता है। उसमें जो जोड़ होता है कंधे का, जहाँ पे जोड़ की एक कवरिंग होती है, जो कैप्सूल होता है कवरिंग का, उसमें चीरा वगैरह दे के या उसको खोल के जो फ्रोज़न शोल्डर का जो जाम हुआ हुआ जोड़ है उसको खोलने की कोशिश की जाती है। ये तीसरा और आखिरी स्टेप होता है और अमूमन इस पे मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है ना फिर ठीक हो जाते हैं। तो 80% पेशेंट्स सर्जरी से पहले ही ठीक हो जाते हैं। जो 10 से 20% पेशेंट्स रह जाते हैं उनको फिर ये आखिरी और शदीद तरीन स्टेप यानी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद पेशेंट्स में बेहतरी आती है। मैं अपने सुनने वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपको शुगर है तो आपको कुछ ऐसी लाइट एक्सरसाइज, शदीद नहीं, ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जैसे कि इस तरह, जिससे आप फ्रोज़न शोल्डर से अपनी ज़िंदगी में बचे रहें। उसके अलावा आपका शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई ये सोच सकता है कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्यों है? अभी तक भी जो साइंसदान हैं उनको इसका क्लियर रीज़न नहीं पता है और लोगों का ख़्याल ये है कि ये सोज़िश जो जोड़ है ये हमारे कंधे का, उसके इर्द-गिर्द अल्लाह ताला ने एक कैप्सूल बनाया, उस जोड़ का एक कवर, एक उसकी रैपिंग बनाई है। उस रैपिंग में सोज़िश होने की वजह से वो थोड़ा-सा, उसमें एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। जैसे ज़ख़म के बाद जो जुड़ता है ज़ख़म, उसके बाद फाइब्रोसिस होता है और उसके बाद उसमें खुरन या स्कार बन जाता है। तो उसी तरह पहले फाइब्रोसिस होता है उस जोड़ जोड़ की थैली में, और उसके बाद फिर उसको जो है ना वो परमानेंट उसकी थिकनिंग हो जाती है और जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। और शुगर के और थायराइड के मरीज़ों में, या फिर जिनकी सर्जरी या एक्सीडेंट हुआ, उनके अंदर ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी इस बीमारी के मुतालिक समझ में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हैं। हम मेडिकल सवालों के जवाब तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये लीगल नहीं है और इससे मरीज़ की सेहत के नुकसान होने का ज़्यादा ख़दशा होता है, बग़ैर मुआयने के कोई ट्रीटमेंट वगैरह तजवीज़ करना। लेकिन जो जनरल सवाल होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि उसके जवाब आपको दें और कोई ना कोई रहनुमाई अगर हो सके तो वो आपको फ़राहम करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।